बच्चों नमस्कार। मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। 12th की इस मैथमेटिक्स क्लास में हम आपके चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट जो सारणिक है उस पर एक टॉपिक सीखते हैं। एक न्यू टॉपिक है सारणिक व आव्यूहों के अनुप्रयोग। इट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट जो हमारा डिटर्मिनेंट या मैट्रिक होता है उसका जो एप्लीकेशन है वो क्या है। पहला एप्लीकेशन इसका है रैखिक समीकरण निकायों का हल। इसका मतलब जो डिटर्मिनेंट है हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से लीनियर इक्वेशन, जो आपकी लीनियर इक्वेशन है उनको हम सॉल्व कर सकते हैं, अर्थात सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या, हमको लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में दी होगी पहले ध्यान देंगे। माना रैखिक समीकरण, हमको रैखिक समीकरण दे रखे हैं। ठीक है, तो पहला रैखिक समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल क्या दिया हुआ है d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल क्या दिया हुआ है d3। तो हमको कितनी लीनियर इक्वेशन दी है इसमें, कितनी भी लीनियर इक्वेशन हो सकती हैं। ठीक है, अगर दो चरों वाली होंगी और एक 2 वेरिएबल की होंगी तो 2 लीनियर इक्वेशन होंगी, 3 वेरिएबल की होंगी तो 3 इक्वेशन होंगी, 4 वेरिएबल वाली होंगी तो 4 इक्वेशनें दी होंगी। ठीक है, तो हमको लीनियर इक्वेशन दे रखी है। तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, जो हमको लीनियर इक्वेशन दे रखी है इस लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक फॉर्म में चेंज करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रैखिक समीकरणों का आव्यूह रूप बनाऊंगा। रैखिक समीकरणों का मैंने कौन सा रूप बनाया, आव्यूह रूप बनाया, अर्थात जो हमारी लीनियर इक्वेशन है इसको मैंने मैट्रिक फॉर्म में चेंज कर दिया। देखो कैसे, पहला जो मैट्रिक बनेगा, ध्यान देंगे, इसके जो गुणांक है, जो कॉफिशिएंट हैं वो मैट्रिक बनाऊंगा। तो कॉफिशिएंट क्या है, x का कॉफिशिएंट a1, y का b1, z का c1, नीचे वाले में x का a2, b2, c2, ऐसे तीसरे वाले में x का क्या है a3, y का b3, z का c3। तो कैसे लिखूंगा, a1, b1, c1, a2, b2 और c2, a3, b3 और ये क्या हो गया c3 हो गया। अब इनटू किया, सेकेंड मैट्रिक किसका बनेगा, देखिए सेकेंड जो मैट्रिक बनेगा वो वेरिएबल टर्म का बनेगा। वेरिएबल टर्म क्या है, x, y और z है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब सेकेंड जो मैट्रिक बनाऊंगा मैं इसके वेरिएबल पार्ट का बनाऊंगा। तो वेरिएबल पार्ट क्या है, x, y एंड z। तो इसके वेरिएबल टर्म क्या हो गए, x, y एंड z इक्वल जो है वो वैल्यू मैट्रिक है। वैल्यू मैट्रिक क्या है, d1, d2, d3। सो d1, d2, d3 हो गया। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि मैंने ये मैट्रिकों को ऐसे कैसे सेट किया। ठीक है, आपने मैट्रिक का मल्टीप्लिकेशन पढ़ा होगा। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक में क्या सीखा था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, ध्यान देंगे एक बार। ठीक है, एक बार चेक करता हूं कि इसको मल्टीप्लाई करके यही स्टेप बनते हैं कि नहीं बनते, कोई भी हमारी वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, ध्यान देंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, तो क्या बनेगा a1x प्लस b1y प्लस c1z। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो a2x प्लस b2y प्लस c2z। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल क्या बन जाएगा, d1, d2, d3 बन गया। अब इसको हम कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट देखिए, इसका a11 किसके बराबर होगा, b11। इसका मतलब ax प्लस by, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल d1 फर्स्ट इक्वेशन, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल d2 सेकेंड इक्वेशन, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल d3 थर्ड इक्वेशन। तो तीनों इक्वेशन वही बनी।
तो इसलिए जो मैट्रिक का हमने एडजस्टमेंट किया ऐसे किया कि इस वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं आए, अर्थात हम मैट्रिकों का मल्टीप्लिकेशन लें और इक्वल मैट्रिक की डेफिनेशन लगाएं तो यही हमको 3 इक्वेशन है मिल जाएं। ठीक है, अगर सपोज दैट यहाँ पर अगर हमको 2 ऑर्डर की इक्वेशन दी होती, अगर सपोज दैट ये इक्वेशन होती, ठीक है, इक्वेशन होती a1x प्लस b1y इक्वल c1, a2x प्लस b2y इक्वल c2 होती, तो यहाँ पर मैट्रिक का फॉर्म क्या बन जाता, a1 b1 a2 b2, और यहाँ पर वेरिएबल टर्म क्या बन जाता xy और इक्वल क्या हो जाता c1 c2 हो जाता। ठीक है, कोई फर्क पड़ता है इस पर, नहीं पड़ता, क्योंकि अगर टू वेरिएबल की अगर लीनियर इक्वेशन होती तो हमारा जो मैट्रिक बनता, फर्स्ट जो वेरिएबल मैट्रिक बनता नॉन वेरिएबल है नहीं, वो नॉन वेरिएबल मैट्रिक किसका बनता, 2/2 का बनता जितनी ऑर्डर की हमारी, जितनी वेरिएबल की हमारी लीनियर इक्वेशन होगी उतनी ऑर्डर का हमारा क्या बनेगा, मैट्रिक बनेगा। ठीक है, तो उसी के हिसाब से मैट्रिक हमारे क्या होंगे, डिफाइन होंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, इस लीनियर इक्वेशन को मैंने मैट्रिक फॉर्म में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब मैट्रिक फॉर्म में चेंज किया तो अब मैं करूँगा क्या, यहाँ पर ये जो मैट्रिक इक्वेशन है इसको एक फॉर्म बनाता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो हमारी देखो ये इक्वेशन थी, ये इक्वेशन बन के हमारी एक मैट्रिक इक्वेशन बन गई है। अब मैं क्या करूँगा, जो समीकरण है की तुलना, या हाँ चलिए इससे कर लेते हैं, समीकरण की तुलना आप एक स्टैंडर्ड रूप से करेंगे ax इक्वल b से करने पर। अब आप जब इसको कंपेयर करेंगे इससे, a जो होगा वो कॉफिशिएंट वाला टर्म होगा, मैट्रिक होगा, तो a इक्वल क्या हो जाएगा आपका a1 b1 c1 a2 b2 c2, थर्ड वाला क्या बनेगा a3 b3 c3 बनेगा, और x मैट्रिक क्या बनेगा, जो वेरिएबल वाला मैट्रिक होगा, वेरिएबल वाले मैट्रिक क्या है x y z, सो x y and z, एंड थर्ड मैट्रिक हमारा b बनेगा, b इक्वल हो जाएगा वैल्यू मैट्रिक, अर्थात d1 d2 और d3, ये मैट्रिक मेरा क्या बन गया, b मैट्रिक बन गया, ax इक्वल b। क्लियर है, क्योंकि ax, ये इस पूरे वाले मैट्रिक को मैंने a कहा, x इक्वल b, तो a की वैल्यू ये हो गई, b की वैल्यू नहीं, x की वैल्यू क्या होगी, वेरिएबल वाला टर्म x y z, एंड b की वैल्यू d1 d2 एंड d3 हो गया। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, a x और b मिल गया, अब मेरे को वैल्यू निकालनी है x की, वैल्यू निकालनी है किसकी, x की, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम फॉर्मूला बनाएंगे, देखो कैसे, तो यहीं से कर लें, चलो यहीं से कर लेते हैं, बिकॉज ax इक्वल क्या है, b है, ax इक्वल क्या है, b है। अब मैं ये समीकरण के दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, a इनवर्स इंटू ax इक्वल a इनवर्स इंटू क्या हो गया, b। अब a इनवर्स इंटू a क्या हो जाएगा, मेरा आइडेंटिटी बन जाएगी, इंटू x इक्वल a इनवर्स इंटू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, होएगा। सो I इंटू आई आइडेंटिटी मैट्रिक है, x मैट्रिक है, आइडेंटिटी मैट्रिक से यदि हम किसी भी मैट्रिक को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक वापस आएगा, तो आइडेंटिटी मैट्रिक से यदि मैं x मैट्रिक को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, सो x इक्वल क्या फॉर्मूला बन जाएगा, a इनवर्स इंटू b, a इनवर्स इंटू क्या हो गया, b, तो मेरे x मैट्रिक की वैल्यू निकल गई, तो x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, a इनवर्स इंटू b हो जाएगा। तो कोई टफ है? और इसमें एक चीज़ ख्याल करिए, x की वैल्यू को ऐसा नहीं लिखना है x इक्वल b इंटू ए इनवर्स कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैट्रिक का मल्टीप्लिकेशन भी परिभाषित होना है, ये ख्याल करेंगे कि अगर आप ए इनवर्स को बाद में लिख देंगे, बी को पहले लिख देंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, मेरा मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो डिफाइन नहीं हो पाएगा। इसलिए ए इनवर्स को कहाँ मल्टीप्लाई करना है, इसमें पहले वाले पद में मल्टीप्लाई करना है, अर्थात ए इनवर्स को पहले लेके मल्टीप्लाई करके हमने फॉर्मूला बनाया है x इक्वल ए इनवर्स इंटू बी। तो ये आपका क्या बन गया, इस प्रकार के समीकरण निकायों को हल करने का एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो आप सबसे पहले करेंगे क्या, आपको अगर लीनियर इक्वेशन दी हुई है तो पहले उन लीनियर इक्वेशन को किस फॉर्म में बनाएंगे, आव्यूह रूप में बनाएंगे। ठीक है, कैसे, पहला वाला मैट्रिक जो बन जाएगा इसके कॉफिशिएंट मैट्रिक बन जाएगा, सेकंड इज वेरिएबल मैट्रिक एंड थर्ड इज वैल्यू मैट्रिक।
उसका कंपेयर ए एक्स इक्वल बी से करेंगे, ए को अलग करेंगे, एक्स को अलग करेंगे और बी को अलग करेंगे। ये ए हो गया, ये एक्स हो गया, ये बी हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे, क्योंकि ये तो डिफाइन है नहीं तो उसको हटा देना है। तो सब उसके बाद आप क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स निकालने के बाद सो एक्स, बिकॉज एक्स इक्वल क्या होता है, ए इनवर्स इंटू बी होता है। तो ए इनवर्स को आगे रख के बी को पीछे रख के उन दोनों को क्या कर देंगे आप, मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू को एक्स वाई जेड रखेंगे और बोथ साइड चूंकि इक्वल मैट्रिक हैं तो कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी और z की वैल्यू मिल जाएगी, जो भी उसमें वेरिएबल टर्म होंगे। ठीक है, तो ये हमारे मैट्रिकों का मैट्रिक विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक सॉल्यूशन ऑफ क्या है, लीनियर इक्वेशन है। ठीक, अब यहाँ पर इस सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का कुछ कंडीशन है। ठीक है, तो अब ध्यान देंगे, इस पर कंडीशन हम कुछ निकालते हैं और ध्यान देंगे। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये फॉर्मूला निकल चुका है, x इक्वल ए इनवर्स इंटू बी। ठीक, अब हम करेंगे क्या, इसमें हमारी कंडीशन निकलेंगी। कंडीशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, अगर आपका ये ए इनवर्स, यदि ए इनवर्स डज नॉट इक्वल 0 है, अगर ए इनवर्स की वैल्यू 0 नहीं, सॉरी ए इनवर्स जो कह रहे हैं, अगर यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अब व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है मालूम है, ए एक्स इक्वल बी है ना, जो आपका ए मैट्रिक था उस मैट्रिक का यदि आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अब ए मैट्रिक का डिटर्मिनेंट निकालेंगे और उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आई। अब हम बना क्या रहे हैं, कुछ कंडीशन बना रहे हैं। ठीक है, तो यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा, एक अद्वितीय हल। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। इसलिए समीकरण युग्म क्या होंगे, समीकरण युग्म हमारे क्या है, संगत हैं। तो इसलिए हमारे समीकरण युग्म यहाँ पर क्या बन जाएंगे, संगत बन जाएंगे। अब ये हुआ क्यों, एक बार दिखाते हैं। ठीक है, जब आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो x इक्वल क्या होगा, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये ए इनवर्स है ना, तो ए इनवर्स को अगर मैं खोलूंगा तो ए इनवर्स की डेफिनेशन क्या होगी, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मैं ए इनवर्स निकालूंगा इस फॉर्मूले से, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी। तो यहाँ पर x इक्वल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब सुनिए, अब एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक को यदि आप बी मैट्रिक से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मैट्रिक आएगा और अपॉन में 0 नहीं है, अपॉन में अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब क्या मिलेगा, ये अगर बट्टे में 0 नहीं है क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है तो इसका मतलब हर एलिमेंट को आपका एक कोई ना कोई एक फिक्स वैल्यू आएगी। अर्थात सपोज दैट एडजॉइंट ऑफ ए और बी को मल्टीप्लाई किया, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका माना पी क्यू आर आ गया और x की वैल्यू क्या है, एक्स वाई जेड है, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, p अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, y इक्वल क्या हो जाएगा, q अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और z इक्वल क्या हो जाएगा, r अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। तो ये एक यूनिक वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब एक आपको फिक्स वैल्यू मिलेगी, सिंगल वन वैल्यू। ठीक है, क्लियर है, जिसको हमने क्या कह दिया, अद्वितीय मान कह दिया। ठीक, अब सेकंड कंडीशन क्या बनती है, अब ध्यान देंगे फिर से। सेकंड कंडीशन है कंडीशन नंबर सेकंड। ठीक, अब हो सकता है यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल क्या आ गया, 0, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए ऑफ ए जो है वो 2 वैल्यू देगा, या तो 0 के बराबर नहीं होगा या 0 होगा। तो उस कंडीशन में तो तब क्या होगा, तो फिर यहाँ पर हमारी फिर से कंडीशन बनेंगी, फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, तो इसमें फिर से हम फर्स्ट कंडीशन बनाएंगे, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, नहीं 0 के इक्वल है, तो हुआ क्या, x इक्वल 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी हुआ ना।
इसको मल्टीप्लाई करके आपका एक मैट्रिक आएगा, ठीक है। अब करेंगे क्या हम, x इक्वल अगर ऐसा आ गया 1/0 आ गया क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है, और एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी को मल्टीप्लाई करके मेरा p q r आ गया, ठीक है। और यहाँ पर x की वैल्यू मेरी क्या है, देखिए x y और z है ना। तो जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी p/0, y की वैल्यू क्या हो जाएगी q/0 और z की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी r/0 हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी। अब x की वैल्यू अगर p/0 है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि p/0 तो ये अपरिभाषित टाइप हो रहा है ना, हो रहा। तो उस कंडीशन में हम क्या निकालेंगे, पहले ध्यान देंगे, उस कंडीशन में फिर चेक करना है, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी को कैलकुलेट करेंगे। किसको, एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी को कैलकुलेट करेंगे, अर्थात जो ऊपर है एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे, उसको मल्टीप्लाई b से करेंगे। अगर एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी भी हमारा 0 के इक्वल आ गया, अर्थात आव्यूह a का सेकंडज और b आव्यूह का जो मल्टीप्लिकेशन है उसका मल्टीप्लाई करके हमको शून्य आव्यूह मिल गया। अब शून्य आव्यूह मिलेगा तो p q r की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 0 0। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 0/0, q की वैल्यू भी 0/0 और r की वैल्यू भी क्या होगी 0 हो जाएगी। तो x क्या आ जाएगा 0/0, अरे ये सब 0 हो गया, 0/0 0/0 0/0। अब 0/0 कैसे मान होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, क्योंकि 0/0 की वैल्यू 1 भी हुई, देखिए क्यों 0/0 इक्वल 1, 0/0 इक्वल 2 भी हुआ, 0/0 इक्वल -1 भी हुआ, एनी रियल नंबर हो सकता है नहीं। तो उस कंडीशन में अगर हमने क्या निकाला, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी का कैलकुलेशन करेंगे, यदि यह भी हमारा शून्य आव्यूह आ गया तो हम क्या कह सकते हैं, तो समीकरण युग्म के क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, ठीक है। क्यों होंगे पता चल गया, क्योंकि 0/0 की एक फिक्स वैल्यू नहीं होती, क्योंकि 0/0 अपरिभाषित होता है। देखिए एक होता है 0/0, एक होता है 1/0, 2/0। 0/0 जो होता है ये क्या होता है, ये इसको आप कहते हैं इनफाइनाइट कहते हैं, क्या कहते हैं 0/0 इज कॉल्ड इनफाइनाइट, and 1/0, 2/0 that type of number is called indefined, अर्थात ये 1/0, 2/0, -1/0 इस प्रकार के जो नंबर होंगे वो मेरे क्या कहते हैं अपरिभाषित नंबर कहलाते हैं। तो इस प्रकार के नंबरों का फॉर्म अपरिभाषित हुआ और 0/0 फॉर्म का नंबर क्या हुआ, अपरिमित हुआ, ठीक है। अपरिमित रूप से अनेक, अर्थात एक फिक्स वैल्यू नहीं है, क्योंकि 0/0 की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 0/0 की वैल्यू 2 भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आता है, अरे भाजी बराबर भाजक गुणा भागफल धन से इसफल, तो 1 0 0, 2 0 0, तो कुछ भी हो सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा ख्याल करेंगे इसमें, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या मिला कि अगर एडजॉइंट ऑफ, तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है तो हम एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी निकालेंगे, यदि वह 0 के इक्वल नहीं आया, नहीं 0 के इक्वल आ गया तो समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से क्या होंगे, अनेक हल होंगे। इसलिए अब इसका मतलब समीकरण युग्म का कोई ना कोई हल तो मिल ही रहा है, इसलिए समीकरण युग्म क्या होंगे, यहाँ पर युग्म मेरे क्या होंगे, संगत हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर मेरे समीकरण युग्म क्या होंगे, संगत होंगे। क्लियर। अब सेकंड कंडीशन क्या बनेगी इसमें, एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी डज नॉट इक्वल 0 आ गया। कब, कौन सी कंडीशन में, यदि मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 आया है तब मैं एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी को निकालूंगा। यदि वह 0 के बराबर आ गया तो समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यदि एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आई, अब 0 के इक्वल नहीं आई तो इसका मतलब इसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, p q r आएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर मेरी वैल्यू क्या बन जाएंगी, p q और ये r बन जाएगी। अब p/0, q/0, r/0, तो इस प्रकार के नंबर कैसे नंबर है मेरे, अपरिभाषित है। अपरिभाषित का मतलब जिनका कैलकुलेशन करना संभव नहीं है, ठीक है। तो समीकरण युग्म का यहाँ पर कोई भी हल संभव नहीं होगा, कोई भी हल
संभव नहीं है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा, इसलिए समीकरण युग्म क्या होंगे यहाँ पर, युग्म असंगत हैं। तो इस कंडीशन में मेरे समीकरण युग्म क्या हो जाएंगे, असंगत हो जाएंगे। क्लियर है? तो इन कंडीशन को आपने नोट रखना है, ठीक है। कभी कभी पूछा जाता है कि कौन से दिए गए समीकरण युग्मों के किस समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है, किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, किसका कोई भी हल संभव नहीं है। तो अद्वितीय हल किसका होगा, जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं आएगा, तो इसका मतलब उसका एक यूनिक ए इनवर्स निकलेगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं है तो इसका मतलब ए इनवर्स की वैल्यू निकलेगी, और ए इनवर्स की वैल्यू निकलेगी तो आपका इसका मतलब एक यूनिक वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ गया तो उस कंडीशन में आपने एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना है। यदि वो जीरो मैट्रिक आ गया तो उस कंडीशन में 0/0 फॉर्म मिलने लग जाएगा आपको। 0/0 फॉर्म मिलेगा तो समीकरण युग्म के क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और समीकरण युग्म क्या हो जाएगा, मेरा संगत हो जाएगा, ठीक है। अगर सपोज दैट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आई तो उस कंडीशन में आपका क्या आएगा, P/0 Q/0 R/0 फॉर्म आएगा, तो नंबर अपॉन 0, तो दैट वैल्यू इज इनडिफाइंड, अर्थात अपरिभाषित हुई। अपरिभाषित है तो इसका मतलब अपरिभाषित मान कहते किसको है, जो कोई भी हल हमको नहीं देता है। तो इस कंडीशन में समीकरण युग्म का कोई भी हल संभव नहीं होगा, और ऐसे समीकरण जिनका कोई भी हल संभव नहीं होता है, ऐसे समीकरण युग्म क्या कहलाते हैं, असंगत कहलाते हैं। तो हो जाएगा इसको नोट, इसको नोट करिए।